हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी सही हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और मज़े ले रहे हो। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने 2.4 को, चैप्टर 2 को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया था और उसके पीछे फिर क्या कहते हैं चैप्टर 1 को भी। और चैप्टर 1 को इवन मैंने बहुत डीपली पढ़ाया था। और चैप्टर 1 में कुछ ऐसे सेशन भी हैं जिनको मैंने रिकॉर्ड तो किया बट यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी सारी चीज़ें बता देना सही है कि नहीं। लेकिन मैं कर देता, उसमें थोड़ा मेरा इंटरफेस सही नहीं आ रहा था और मैं उसे हटा नहीं पा रहा हूँ, मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखो, चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 3 में आज हम खाली बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, टोटल बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि चतुर्भुज होता क्या है, कैसे है, क्यों है, सब कुछ A to Z इसके बारे में पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम आगे के लेक्चर अटेंड करेंगे, एक्सरसाइज अटेंड करेंगे। आज कोई एक्सरसाइज नहीं होने वाला है। तो देखते हैं चतुर्भुज क्या है और कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले चतुर्भुज को समझते हैं। चतुर्भुज, चतुर का मतलब किसी को पता है? किसको इसको पता है कि चतुर का मतलब क्या होता है? तुम में से कितने को पता है चतुर का मतलब क्या होता है? बताओ। देखो, चतुर का मतलब क्या होता है। जो चतुर है, यहाँ पे दो वर्ड है, चतुर और भुज। चतुर का मतलब होता है चार और भुज का मतलब भुजा, या तो भुजा कहो या वाह है। ये जो तुम्हारे हाथ है, मेरे पास दो भुजा है, दो हाथ है ना, दो हाथ, इसको भुजा कहते हैं। तो जिसके दो हाथ हो या दो भुजा हो, और सॉरी चार हाथ हो या चार भुजा हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। मतलब जैसे मैंने ये लकीर खींचा, ये खींचा, फिर ये खींचा और ये खींचा, तो ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है। फिर देखो, मैंने ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा और फिर ये खींचा, तो ये चतुर्भुज हो गया। फिर मैंने ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा और फिर ये खींचा, ये भी चतुर्भुज हो गया। फिर मैंने कहा कि ये खींचा, मैंने ये खींचा, ये खींचा और थोड़ा सा इसको मिला दिया, तो ये त्रिभुज हो गया। बट यहीं पे अगर मैं ये और ऐसे बनाऊं तो ये आयत है। तो ये इनमें देखो, इसमें तीन भुजा, एक दो और एक तीन, 1 2 3। इसमें एक दो तीन और चार, चार भुजा है ना। इसमें एक दो तीन चार। ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी कितने, एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन चार। तो जिसमें चार भुजा हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। आई बात समझ में? अब चतुर्भुज का मतलब समझ में आ गया, तो हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बनी हुई है। अब उससे पहले हम एक वर्ड पढ़ेंगे, वक्र। क्या पढ़ेंगे? वक्र। क्या पढ़ेंगे? वक्र। वक्र, ये जो वर्ड है इसका मतलब समझते हैं। तो वक्र का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी रेखा जो शायद सीधी हो, टेढ़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रेखाएं होती हैं उनको वक्र कहते हैं। जैसे मैंने ये कुछ खींचा, ये वक्र है। मैंने ये खींचा, ये वक्र है। मैंने ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये टोटल वक्र है। तो वक्र का मतलब समझ में आ गया। वक्र मतलब कोई एक लाइन। ठीक है, आया बस समझ में? मतलब तुम ये समझ लो कि टेढ़ा मेढ़ा सीधा सब कुछ उसी में है, बस वो लाइन होनी चाहिए या रेखाएं होनी चाहिए। आया बस समझ में? अब इसको हमें मिलाना है तो देखो, ये एक सरल वक्र है लेकिन खुला हुआ है। तो इसमें देखो, सरल वक्र और खुला हुआ कहाँ है? जो बंद नहीं है। सरल वक्र नहीं है, सरल वक्र बंद, सरल वक्र जो बंद नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके साथ मिलेगा। आए बात समझ में? फिर देखो, ये वाला, ये भी ये सरल नहीं है लेकिन सरल वक्र नहीं है। सरल बंद वक्र, सरल और बंद वक्र ये वाला है। देखो, ये इसके साथ जाएगा। ये सरल है। देखो, सरल का मतलब क्या होता है? सरल जो सीधी सीधी है, ये सरल हो गया ना, सरल हो गया। और दूसरा खुला हुआ है। खुला हुआ जैसे ये बंद हो गया। मैंने ये यहाँ तक खींचा, देखो ये बंद है और ये खुला है। ठीक है। दूसरा, अगर मैंने ऐसा कुछ बना रहा हूं तो ये सरल नहीं है ना, इसको कहते हैं सरल वक्र, इसको सरल। लेकिन ये वाला सरल नहीं है,
सरल और सरल नहीं है में अंतर क्या है? क्या कोई बता सकता है सरल और सरल नहीं है में अंतर क्या है? देखो जो सरल होगा वो एकदम सीधी सीधी रेखा होगी, ये सीधी सीधी रेखा है ना, है सीधी सीधी। लेकिन ये वाली रेखा है देखो, ये थोड़ी घूमी हुई है, घूमी हुई है ना, तो ये सरल नहीं है। आया समझ में? अब आगे देखो, ये वाला सरल नहीं है लेकिन खुली हुई है, तो सरल नहीं है, सरल वक्र नहीं है, और सरल वक्र जो सॉरी बंद वक्र जो सरल नहीं है, ये बंद वक्र और ये सरल नहीं है, ये इसके साथ आएगा। और फिर ये वाला, ये सरल है, सरल वक्र नहीं है, ये सरल नहीं है लेकिन बंद है, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। देखो सरल का मतलब होता है जो सीधी रेखा में हो, और ये वाली जो ये घूमी हुई ये और ये क्या है? सरल नहीं है, ये दोनों सरल नहीं है, सरल नहीं, ये भी सरल नहीं, ये वाला सरल, ये भी सरल है ना, और ये देखो बंद नहीं है, खुली हुई, ये है खुली, ये वाली है खुली, ये वाला ये बंद है, और ये बंद है, ठीक है। तो देखो बंद, ये बंद, ये भी बंद, ये भी बंद है, ये खुली है और कोई खुला हुआ नहीं है। और सरल कौन कौन सा? ये सरल है और ये वाला सरल है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। अब दूसरा बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है? बहुभुज, देखो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंड। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है रेखाखंड। तुम में से कितने को पता है कि रेखाखंड का मतलब क्या होता है? क्या किसी को पता है रेखाखंड का मतलब क्या होता है? देखो रेखाखंड का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने ये एक लाइन खींचा, मैंने रहने दो, ये एक लाइन खींचा, इसको कहते हैं रेखा। इसे क्या कहते हैं? रेखा। इसे क्या कहते हैं? रेखा। फिर मैंने एक और लाइन खींचा, इसे कहते हैं किरण। इसे क्या कहते हैं? किरण। और फिर मैंने ये खींचा, इसे कहते हैं रेखाखंड। आप सभी में अंतर बता रहा हूँ। देखो ये जो रेखा है, ये रेखा तीर ये दिखा रहा है कि ये आगे को भी बढ़ रहा है, और इधर का तीर दिखा रहा है कि ये पीछे को भी बढ़ रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अब जो किरण है इसका एक अंतिम बिंदु यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे। बाकी देखो ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। जैसे टॉर्च में होता है ना, जैसे एग्जाम्पल टॉर्च में देखो, जैसे यहाँ पे अगर कोई टॉर्च होता है तो इसकी रोशनी इधर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। टॉर्च बनाना नहीं आता मुझे, तो ये टॉर्च है, तो टॉर्च की किरण जो एक तरफ को जाती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? किरण। किरण में क्या होता है? एक तरफ को आगे को बढ़ता जाता है। ये जो तीर दिखा रहा है इसका मतलब ये आगे को बढ़ रहा है, ये जो तीर दिखा रहा है इसका मतलब ये आगे को बढ़ रहा है, ठीक। और जो रेखा खंड है, रेखा और यहाँ एक बड़े खंड, रेखा का खंड। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर मैंने एक रेखा का खंड बनाया। तो ये जो अंतिम पॉइंट से मिलने वाला एक खंड बना है यहाँ से यहाँ तक, यही है रेखाखंड। ये क्या है? रेखाखंड। आया समझ में? ये रेखाखंड हो गया, ठीक। तो किरण, रेखा, रेखाखंड तुम्हें समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र। रेखाखंड ये हो गया रेखाखंड, और इससे बना सरल वक्र। सरल वक्र क्या होता है? जैसे ये और ये एक सरल वक्र है, अगर ये सीधी रेखा है तो। देखो मैं मिटा के दोबारा बना रहा हूँ इसको, ठीक। चलो इसको दोबारा बनाते हैं। देखो जैसे मैंने बनाया, देखो ये सरल वक्र हो गया। सरल हुआ कि नहीं? कैसे हुआ सरल? अगर इसमें तुम ध्यान से देखो, ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा और सरल है, सभी सरल रेखा है ना, सरल रेखा खंड है ना, सरल रेखा खंड है। और उससे बना
कोई भी बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो ये एक बहुभुज है, बहुभुज। बहुभुज में जो एक वर्ड आ रहा है बहु, इसका मतलब क्या होता है? ये एक वर्ड आ रहा है बहु, बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है बहुत, बहुत। और भुज का मतलब तुम्हें पता है, भुजा। तो बहुत सारी भुजा, तो ये एक भुजा, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, तो 3 भुजाएं, तो एक से अधिक भुजाएं हो गई तो बहुत हो गए, या अनेक या बहुत, बहु, ठीक है, बहु या बहुत, बहुत भुजाएं, बहुभुज, ठीक है। आई बात समझ में? अब सरल वक्र से बना ही वक्र क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर ध्यान दो तुम्हें एक चीज़ लॉजिक समझ में आएगा। देखो ये सरल वक्र है, सरल रेखा से बना है, ये सरल रेखा से बना है, ये भी सरल रेखा से बना है, लेकिन ये भी सरल रेखा से है, लेकिन क्या ये बंद है? यहाँ से देखो खुला हुआ है, खुला हुआ है ना। कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से खुला है? यहाँ से खुला है। सरल तो है, ये सरल है, सरल लेकिन खुला है। इसको देखो, बहुभुज नहीं है, वक्र जो बहुभुज नहीं है, ये भी सरल ही है, सरल है, ठीक है। लेकिन देखो अगर तुम इसका ये वाला हिस्सा देखोगे, कौन सा हिस्सा? यहाँ से, इसका कोई औचित्य नहीं बन रहा है और एक बहुभुज नहीं बन रहा है। बहुभुज का मतलब ही होता है कि उसकी भुजाएं पता चले। तो देखो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तुम, तो देखो गड़बड़ कहाँ पे है। यहाँ पे एक भुजा ये मिल गई, ठीक है, मैंने इसको भुजा मान लिया। अगर मैं इसको भुजा का, इस वाले को एक भुजा काउंट करने जाऊँ तो ये यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये आगे को यहाँ तक बढ़ गया, तो इसका मतलब ये भुजा नहीं है। तो ये भुजा बन ही नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, तो ये बहुभुज नहीं है। इसको देखो, ये बंद नहीं है, ये बंद नहीं है, ठीक है, तो ये भी बहुभुज नहीं है, ठीक है। आई बस समझ में? तो बहुभुज का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं बहुभुजों में वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या देखना है? देखो इसमें कुछ खास चीजें हैं जिसको तुम्हें ध्यान देना है। वो खास क्या है? एक पहला चीज, बहुभुजों में जो 3 से ज़्यादा, देखो 3 भुजा होगा तभी बहुभुज होगा, 2 होगा तो वो बहुभुज होगा ही नहीं, क्योंकि 2 तो गिनती में आ जाता है। 2 से अधिक हो तो बहुभुज होगा, ठीक है। तो 2 से अधिक बहुभुज, त्रिभुज, जितने भी 3 भुजा होगा, 1 2 3, कितने हो गए? 3 भुजा, 3 भुजा हो गए ना। तो यहाँ देखो 3 भुजा लिखा है, भुजाओं की संख्या 3। जब 4 होगा तो चतुर्भुज, जब 5 होगा तो पंच, 5 को पंच कहते हैं, पंचभुज। 6 होगा तो षष्ठभुज, क्या कहेंगे हिंदी में? षष्ठभुज। 7 होगा तो सप्तभुज, 8 होगा तो अष्टभुज, 9 होगा तो नवभुज, 10 होगा तो दसभुज, ठीक है। अब दसभुज वाला ये है तुम्हारे पास एग्जाम्पल, नवभुज का ये एग्जाम्पल है, फिर ये अष्टभुज का है, फिर ये सप्तभुज का है, षष्ठभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, ठीक है। ऐसा करके एग्जाम्पल है। अब ये बनाना भी बहुत आसान है। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मान के चलो षष्ठभुज हो गया। फिर 1 2 3 4 5 पंचभुज हो गया। फिर मैंने 1 2 3 4, ये कितने हो गए? इसको देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 6 भुजा, ये 6 भुजा, ये 5 भुजा। ऐसे करके तुम बहुभुज बना सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। बस भुजाओं की संख्या जितनी होगी वैसे वैसे बहुभुज कहलाएंगे। आई बात समझ में? अब इसमें इंग्लिश में भी तुम्हें पढ़ना था, चलो छोड़ो, इंग्लिश में जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अब आगे देखो, विकर्ण। विकर्ण को डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? डायगोनल। विकर्ण में एक चीज देखो, विकर्ण में ये गंदा भी दिख रहा है, चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। विकर्ण में हमें क्या पढ़ना है? विकर्ण में विकर्ण होता क्या है एक्चुअल में, हमें यह पढ़ना है। विकर्ण किस किस को पता है? बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, विकर्ण ये होता है अर्ध विकर्ण, सॉरी, किसी विकर्ण का लंबसम द्विभाजक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तुमने बचपन में कक्षा 6 में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा,
और क्या कहते हैं, आगे भी बहुत बार पढ़े होंगे मुझे लग रहा है, जहाँ तक पता है मुझे। और अभी तुम्हें विकर्ण भी पढ़ना है। तो विकर्ण का मतलब क्या होता है? देखो, विकर्ण का मतलब होता है किसी भी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्ष, किसको, उसको शीर्ष पता है, सिर्फ आसन्न शीर्ष छोड़ के, यहाँ एक वर्ड लिखा आसन्न शीर्षों को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड। देखो शीर्ष क्या होता है, पहले शीर्ष पढ़ लेते हैं। ये जो कोना है ना, कोना, हम जो हिंदी में कहते हैं कोना, ऐसे करके जैसे घर का कोना बनता है ऐसे, ये क्या है, कोना है। तो ये जहाँ पे हमारे बंगाली में कहते हैं खोचा, जहाँ से खोचा लग सकता है, थोड़ा नुकीला हिस्सा जहाँ बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोना या किनारा या शीर्ष। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, शीर्ष। क्या कहते हैं, शीर्ष। स्पष्ट भाषा में शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शीर्ष। ठीक है, ये हो गया शीर्ष। इसमें ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये वाला पॉइंट शीर्ष हो गया, ये भी शीर्ष हो गया, ये भी शीर्ष हो गया। इसमें ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये वाला कोना शीर्ष हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये सारे शीर्ष हैं। अब आसन्न का मतलब क्या होता है? इसमें एक वर्ड है आसन्न। क्या है? आसन्न। आसन्न का मतलब क्या होता है? क्या किसी को पता है आसन्न का मतलब क्या होता है? आसन्न का मतलब देखो, आसन्न का मतलब होता है कि आसपास। आसन्न का मतलब आसपास। सिर्फ आसन्न शीर्षों को छोड़कर, यहां लिखा है ना, तो आसन्न का मतलब क्या होता है? आसपास। आसन्न का मतलब, इसका मतलब होता है आस पास, एकदम नजदीक का छोड़ के। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये मान के चलो एक त्रिभुज है, अच्छा नहीं बना, चलो मिटा देते हैं, दोबारा बनाते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, इस त्रिभुज का जो आसपास वाली भुजा है, किसकी भुजा? इसकी आसपास की भुजा यही है। ठीक है, और ये भी है। ठीक, तो इसमें विकर्ण पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वहीं पे मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक, अब ध्यान दो, इसमें ये जो भुजा है, इसके आसपास की भुजा एक ये है और एक ये है। इसको छोड़कर बाकी शीर्ष को मिलाने वाली, ये एक शीर्ष है ना, इस शीर्ष को छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के मिलाने वाली रेखा, मतलब अगर ए बी सी डी, तो मैं अगर डी का निकालना चाह रहा हूं विकर्ण, तो ए और सी को छोड़ के बी को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाएगा विकर्ण। और फिर ए के लिए डी और बी को छोड़ के अन्य शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते, बहुत मजा आएगा। फिर इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान दो, ये एक शीर्ष है, इसको इससे मिला दिया तो ये एक विकर्ण हो गया, डैश 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 डैश, तो ये और ये विकर्ण हो गए। फिर इसमें देखो, इसका जो आसपास की भुजा है, शीर्ष है, और शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये एक शीर्ष है, ये दो आसन्न शीर्ष है। ई के लिए डी और ए आसन्न शीर्ष है, ई के लिए डी और ए आसन्न शीर्ष है। इन दोनों को छोड़ के बाकी दोनों शीर्षों को मिला दो इसके साथ, तो इसके साथ बी को मिला दिया, इसके साथ सी को मिला दिया। देखो, ये ऐसे ऐसे करके बी को मिला दिया, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके हमने सी को भी मिला दिया। तो ये क्या हो गया इसके लिए? बी और सी क्या हो गया इसके? विकर्ण हो गए, हो गए। फिर जैसे हम ए को पकड़े, तो ए के लिए बी और ई क्या है? इसके आसन्न शीर्ष हैं। इन दोनों को छोड़ के बाकी शीर्षों को मिला दो, तो ए को सी से मिला दिया, ठीक है, फिर ए को बी से मिला दिया, डी से मिला दिया। फिर वैसे ही बी के लिए इसको और इसको छोड़ के बाकी शीर्षों को मिला दो, तो बी इसके साथ ऑलरेडी मिला हुआ है, बाकी इसको मिला दो। तो ये क्या थे, इस बारे में देखते हैं। सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये मिटा नहीं पा रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इस वाले विकर्ण में देखो, जैसे ये चतुर्भुज कैसा है? इस वाले चतुर्भुज को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, देखो ये ऐसे 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 है, ऐसा ही तो चतुर्भुज है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है,
ठीक। तो इसमें देखो, अगर मुझे विकर्ण बनाना है, मुझे क्या बनाना है, विकर्ण, क्या बनाना है, विकर्ण। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट के लिए बात करूं, इस वाले पॉइंट के लिए, तो ये किसके आसन्न शीर्ष है, ये आसन्न शीर्ष है। तो इन दोनों को छोड़ के मुझे इससे मिलाना पड़ेगा, इसे। तो मिलाओ इसे, तो मैंने इसको इससे मिला दिया। तो ये क्या हो गया, इसका एक विकर्ण हो गया। फिर इसका नामकरण भी कर देते हैं, ठीक है। और ये है डी, ठीक, डी। अब देखो ये डी है। अब अगर मैं डी के लिए बात करूं, तो डी के लिए आसन्न शीर्ष कौन कौन से हैं, एक ये भी है, एक ये भी है, और ये इसके लिए आसन्न नहीं है, ठीक है। तो डी को इससे मिला सकते हो, ए से, डी को ए से मिला सकते हो, डी को ए से मिला सकते हो। तो मिला दो, तो डी को जब ए से मिला दोगे तो ये इसका एक विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो ही विकर्ण पॉसिबल है, एक ये और एक ये, दो विकर्ण हो गए। ये एक विकर्ण हो गया और दूसरा ये एक विकर्ण हो गया। आया समझ में? अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आगे के टॉपिक देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है उत्तल और एक है अवतल। उत्तल का मतलब क्या होता है? देखो, उत्तल का मतलब होता है कुछ ऐसा। मेरा हाथ देखो, ये है उत्तल, ये थोड़ा बीच में यहाँ से देखो उभरा हुआ है। कहाँ से? हाथ दिखाऊं, यहाँ से देखो, ये है उत्तल, ये क्या है? उत्तल है। और अवतल ऐसा होगा कुछ, जिसमें ये अंदर गड्ढा होगा और दोनों किनारे पे, यहाँ पे और नीचे चौड़ा होगा। अगर मैं ऊपर से मिला दूँ, देखो मैं बना के बता रहा हूँ। देखो ये है उत्तल और अवतल इसे कहेंगे। ये हो गया उत्तल, ये क्या हो गया? उत्तल, ये हो गया उत्तल, ठीक है। और ये वाला अवतल। उत्तल में और अवतल में अंतर क्या है? उत्तल और ये है अवतल। अवतल में देखो यहाँ बीच में गड्ढा है, गड्ढा है ना, यहाँ पे गड्ढा है। और इसमें देखो किनारे पे पतला है, बीच में पतला है इसका और किनारे पे मोटा है। तो ऐसी चीज जैसे क्या कहते हैं, चलो उत्तल और अवतल तुम्हें समझ में आ गया। इसको देखो, ये देखो, ये इसका पेट मोटा है, पेट मोटा है ना, तो ये उत्तल है। इसमें देखो ये भी उत्तल है, ये भी उत्तल है, ये भी उत्तल है, ये भी उत्तल है। लेकिन ये वाला चीज़ देखो, इसको जब देखोगे तो यहाँ पे ये वाला चीज़, जिसको मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ, मान के चलो, ये वाला जगह देखो गड्ढा है, गड्ढा है ना। अगर इसको इतना भर दिया जाता, जितना मैंने कलर कर दिया, तो ये गड्ढा ही लगा है, तो इसीलिए अवतल है। इसमें देखो ये वाला एरिया क्या है? गड्ढा है, गड्ढा है ना, गड्ढा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अवतल। यहाँ पे देखो, इसमें भी ये हिस्सा गड्ढा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अगर ये गड्ढा है, बीच में कहीं गड्ढा बन रहा है, जैसे यहाँ गड्ढा है ना बीच में, यहाँ पे, तो वैसे ही इसके बीच में यहाँ गड्ढा बन रहा है। ये वाला एरिया जितना मैंने छायांकित कर दिया, कलर कर दिया, इसमें भी वही सीन है। ये वाला हिस्सा क्या है? यहाँ देखो ये गड्ढा है, तो ये क्या है? अवतल चतुर्भुज। तो उत्तल और अवतल समझ में आ गया। और वहीं पे अगर मैं इसको, मैंने इनको ऐसे मिला दिया होता, मान के चलो यहाँ से ये ऐसे अगर मिल जाता और ये चीज़ गायब हो जाता, तो ये जो क्या बन जाता? इस टाइप का एक त्रिभुज बन जाता, तब ये उत्तल होता। क्या होता? उत्तल होता। इसमें भी अगर मैं इसको मिला देता और ये गायब हो जाता, तब कुछ इस टाइप का बनता, ये और ये वाला और ये वाला बनता, ऐसा कुछ बनता ना। तो ये भी क्या हो जाता? उत्तल हो जाता। इसमें अगर मैं इसको मिला देता और ये बीच का गायब हो जाता, तो तुम्हारे पास चतुर्भुज बनता। इसमें भी अगर तुमने इसको मिला दिया होता और ये बीच का गायब हो जाता, तो तुम्हारे पास ये देखो, तुम्हारे पास क्या बन जाता? ऐसा कुछ बन जाता तुम्हारे पास। तो ये जो क्या हो जाता? तुम्हारे पास उत्तल चतुर्भुज हो जाता। आया बस समझ में उत्तर और अवतल में अंतर? चलो आगे बढ़ते हैं। सम और विषम चतुर्भुज। सम और विषम का मतलब क्या होता है? वैसे सुनने में कितना आसान ही है, देखो, और इसका वर्ड का मतलब से ही पता चल रहा है कि सम और विषम का मतलब क्या होने वाला है।
तुमने सम और विषम का मतलब क्या पढ़ा था? सम का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग जाए और इसमें 2 से नहीं जाए। मतलब अगर मैं कहूँ 2 क्या है? सम संख्या है, ठीक है। 3 विषम, 4 सम, 4 सम, वहीं पे मैं कहूँ 5 विषम, ठीक, वहीं पे 6 सम, है ना। ऐसे ही सम विषम तुम्हें पता है क्या होता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही है ये, जिसमें जो सम संख्या जितनी भी है, ये और ये सम संख्या से बने चतुर्भुज, सम संख्याओं से बने, उतने ही भुजा हो, सम संख्या भुजा वाले चतुर्भुज। इसमें 3 भुजा है, 3 कितना होता है? विषम होता है। तो ये ना सॉरी, सम चतुर्भुज और विषम चतुर्भुज में अंतर देखते हैं। सम का मतलब होता है समान और विषम का मतलब होता है समान नहीं। सम और विषम का मतलब होता है समान और समान नहीं, ठीक। तो अब चतुर्भुज पढ़ते हैं। देखो समान और समान नहीं, ये चीज़ तुमने पढ़ा था। अब यहाँ पे इसका मतलब एकदम उल्टा है। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? सम और विषम का मतलब, सम का मतलब समान, अब विषम का मतलब समान नहीं, ठीक है। तो समान नहीं से मतलब और समान है से मतलब क्या है? देखो इसमें जो भुजा है, ये जो एक डैश करके ऐसे काट रखा है, इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाएं समान हो वो समबहुभुज होगा। एक तो भुजाएं समान होंगी तो उसके कोण भी समान होंगे। तो एक तो भुजाएं समान हो और उसके कोण समान हो, तो समबहुभुज, समबहुभुज लिखना चाहो लिख लो। समबहुभुज बराबर समान भुजा, समान भुजाएं प्लस समान कोण, ठीक। सभी कोण समान होंगे और सभी भुजाएं भी समान होंगी एक दूसरे के। फिर इसमें भी देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, चारों भुजाएं समान हैं और सभी कोण भी 90 अंश के हैं। ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या 90 अंश के हैं। तो ये एक समबाहुभुज है। इसमें देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा में ये भुजा और ये भुजा अलग अलग है और ये भुजा भी अलग है। तो तीनों भुजाएं कैसी हैं? अलग अलग है। तीनों भुजाएं कैसी हैं? अलग अलग है। तो इसलिए इसका मतलब ये समबाहुभुज नहीं है। देखो ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये भुजा ये भी अलग है। तो तीनों भुजा अलग अलग है, तो ये समबाहुभुज है ही नहीं। फिर इसमें देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो बराबर है, लेकिन और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है और कोण चारों बराबर है, लेकिन ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर नहीं है। ये और ये बराबर नहीं है, ये और ये, ठीक है। जैसे ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये समबाहुभुज नहीं है। सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। वैसे इसमें देखो ये भुजा इसके बराबर है, फिर यही भुजा इसके भी बराबर है, ये भी सभी भुजा एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये समबाहुभुज है। इसमें भी सभी भुजा एक दूसरे के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर, इसके 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 सभी भुजा एक दूसरे के बराबर है और सभी कोण भी एक दूसरे के बराबर है, तो ये समबाहुभुज होगा। और इसमें देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, लेकिन यही भुजा और ये भुजा बराबर है नहीं है नहीं ना, ये वाली बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये समबाहुभुज नहीं है। इसमें भी ये समबाहुभुज नहीं है। भुजाएं एक दूसरे के, सभी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो समबाहुभुज नहीं है। अब पढ़ते कोण। कोण योग का गुणधर्म, कोण योग का गुणधर्म पढ़ते हैं। बहुभुज में कोण का एक कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो त्रिभुज होगा, देखो जैसे मैं बना के बता रहा हूं, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, कैसा, ये और ये, ठीक है, एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को अगर तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखने वाली बात ही नहीं है, पहले बात को समझो। इस त्रिभुज में ये कोण, ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, ए बी और सी,
अगर मैं तीनों कोणों को जोड़ दूँ, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हमेशा 180 अंश होता है। कितना होता है? इसके तीनों कोणों का अंश कितना होता है? 180 अंश। योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसी त्रिभुज में अगर मैं मान के चलो यहाँ से एक भुजा बढ़ा देता हूँ, कैसे बढ़ाऊँ? ये और ये, जैसे अब ये बीच वाला मान के चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। किसको? चलो इसको रहने दो। अब देखो ये जो चतुर्भुज बना है ये कैसा बना होगा? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा और पांच भुजा हो गए ना। इतने सारे भुजाएं हो गए, इतने सारे भुजाएं हो गए ना। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम ऊपर एक त्रिभुज है और नीचे एक चतुर्भुज है। नीचे के चतुर्भुज को अगर मैं और बांटूं तो ये एक त्रिभुज बनेगा, ये एक त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ त्रिभुजों में इसका कोण और इसका कोण 180 अंश यहाँ भी होगा, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी 180 अंश होगा, और ये 180 अंश है। तो जो चतुर्भुज में कोणों का कॉन्सेप्ट है वो त्रिभुजों में बांटने पे डायरेक्ट पता चल जाता है। और वो कैसे है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये एक त्रिभुज है तो कोण 3, कोण 1 और प्लस कोण 2, मतलब 1 2 3, ये कितने अंश का होगा? 180 अंश तीनों को जोड़ने पे। और फिर कोण 4 5 और 6 को जोड़ने पे 180 अंश होगा। तो इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश है। और वैसे ही कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश है। दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो पूरे ये चतुर्भुज के कोण आ जाएंगे, बाह्य कोण आ जाएंगे। देखो 1 और 4 मिला के पूरा कोण ए बन जाएगा, और 2 और 5 मिला के पूरा कोण सी बन जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, इनको जोड़ने पे पूरा चतुर्भुज का कोण मिल रहा है बराबर 180 अंश और प्लस 180 अंश। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया मैंने, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, दोनों को जोड़ने पर तो जोड़ने पे तुम्हें क्या मिल रहा है? यही चीज़ मिल रहा है। ठीक, आया कुछ समझ में? ठीक है, अब आगे ध्यान दो। ये पता चला। अब इसमें देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में भी वही है। कहते हैं अगर मैं त्रिभुजों की चारों कोणों का योग निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा? 360। क्योंकि अभी भी पता चला त्रिभुजों के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग, सॉरी त्रिभुज बोल रहा था, किसी भी चतुर्भुज में एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, 1 2 3 और 1 4, किसी भी चतुर्भुज में बाह्य जो चारों ओर का जो कोण होगा, उसके चारों ओर भुजाओं के साथ जो कोण बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा? 360 का बनेगा। तो इसका मतलब ये कोण 1 2 3 4 पूरे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। वैसे ही इस वाले चतुर्भुज को देखो, ये भी 360 का होगा। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इसमें भी 360 का होगा, इसमें भी 360 डिग्री होगा, इसमें भी 360 डिग्री होगा डिग्री या अंश, ठीक है, होगा ना। अब ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये 360 तो होगा, लेकिन कोण 4, कोण 1, कोण 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो कोण 3 भी होगा इसमें इन्वॉल्व। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पूरी बात सुन लो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमें पता है क्या होता है? 360 होता है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ठीक। अब अगर मैं इस पूरे चतुर्भुज, ये जो भी बन रहा है ये चतुर्भुज ही बन रहा है, ध्यान दो। अगर इसको बाहरी परतों को मिटा दूं और इसको काउंट करो तो ये एक चतुर्भुज ही बन रहा होगा ना। तो इस चतुर्भुज में
ये जो अंदर वाले कोण को अगर तुम हटा दो तो बाहर वाले कोणों को अगर तुम्हें निकालना है तो अंदर वाले कोण को हटाना पड़ेगा ना। एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी है, हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अंदर वाले अगर कोणों का योग मिल जाए तो मैं अगर उसमें से घटा दूं तो ये बाहर के कोणों का योग मिल जाएगा। तो देखो अंदर जैसे एक वृत्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, एक वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त बनाया मैंने, इस वृत्त में जहां पे ये इसका पॉइंट है, ये त्रिज्या जिसे कहते हैं, ये अगर प्रकार में तुम यहां से पकड़ के यहां तक घुमाते जाओ, ये पूरा घुमाते जाओ, प्रकार पकड़ के इसको पूरा घुमाते जाओ, तो ये यहां से फिर यहां तक पहुंचने में 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360। आया बस समझ में? मतलब अगर तुम यहाँ से ये फिर से यहाँ तक पहुँचे तो वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये वृत्त के कोण के बराबर है। तो इसका मतलब 1 से लेके 4 तक का कोण, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा? 360 डिग्री होगा। आया समझ में? इसके कोणों का माप 360 डिग्री होगा। और बाहर के कोणों का माप तुम निकाल सकते हो। इसका मतलब अब जो पूरे चारों कोणों का इसमें 360 360 360 कितनी बार? 1 2 3 4, तो 4 बार 360, तो 4 गुणा 360। इसका मतलब ये चारों सभी कोणों का माप निकल गया, इवन अंदर वाले को जोड़ के। अब अंदर वाले को अगर इसमें से घटा दिया जाए तो ये खाली बाहर कोणों का योग मिल जाएगा। मतलब इसमें से खाली 360 घटा दिया जाए तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 360 बराबर कितना हो जाएगा? जो भी जितना हो रहा है, 36 दूनी 72, 720 डिग्री। किसका मिल रहा है? ये कोण 1 2 3 4 5 इसका मिल रहा है। ये 4 1 ये और ये इसके कोणों का योग मिल रहा है। आया बात समझ में? चतुर्भुज के बाहर कोणों का योग मिल रहा है। चलो कोणों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है, अगर किसी ने कह दिया, देखो इसमें क्या है, इस चतुर्भुज को देखो, इस चतुर्भुज में x प्लस कोण y प्लस कोण z और प्लस कोण w बराबर जो होगा वो 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। क्यों होगा, कैसे होगा? अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो पूछ सकते हो। अब ध्यान दो, आगे देखो, इसमें जो ये कोण 1 और कोण 2 होगा, ये एक त्रिभुज है, 1 2 3, ये एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे 180 अंश, यहाँ पे 180 अंश और यहाँ पे भी 180 अंश और यहाँ पे 180 अंश होगा। तीनों कोणों का योग 180 अंश 180 अंश होगा। आया बात समझ में? और ये चतुर्भुज है, 1 2 3 4, 4 भुज है। तो कोण C प्लस कोण D प्लस कोण A, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा? 360 अंश। यही होगा इसमें, यही है इसका कॉन्सेप्ट, बस बताने लायक। चलो, आई होप कि तुम्हें ये सेशन समझ में आया होगा। और इस सेशन में थोड़ी एनर्जी वीक थी और मैंने बहुत सारे ऐसे डिले कर दिए, कुछ वीडियो इतना खास नहीं बना। फिर भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारा रह रहा हो मुझे बता देना, मैं वहाँ से बता दूंगा तुम लोगों को।